दोस्तों अगर हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट को हमेशा से कॉम्प्लेक्स समझा गया है, जिसके चलते बहुत से ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट में काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब भी आपको ये कंपनी चूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप एक बहुत कम इंफॉर्मेशन के बेस पे एक कंपनी को चूज करते हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ वही इंफॉर्मेशन होती है जो इंफॉर्मेशन सबके पास होती है, और उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आप एक अच्छी कंपनी चूज करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आपको एक अच्छी रिटर्न मिल सके। लेकिन दोस्तों इस इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ ऐसी चीजें और होती हैं, अगर हम उनके ऊपर ध्यान दें तो वो हमारी रिटर्न बनाने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके चलते हम एक नॉर्मल इन्वेस्टिंग को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग बना सकते हैं। हम अपने आप को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे 5 चीजों के बारे में, ऐसे इन्वेस्टिंग के 5 पिलर्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आप उन 5 चीजों को अपनी इन्वेस्टिंग के करियर में बहुत अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो मैं हमेशा आपको कह सकता हूं कि आप एक अच्छी रिटर्न बनाने के चांसेस को बढ़ा लेंगे। दोस्तों परफेक्ट होना सबके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है, लेकिन कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखे एक अच्छा इन्वेस्टर बनाना सबके लिए पॉसिबल होता है, और ये 5 चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हैं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक ग्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी किसी की भी वीडियो को मिस ना करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना उन 5 चीजों के बारे में जो आपको एक नॉर्मल इन्वेस्टर से एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना सकता है। दोस्तों सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो निकल के आती है वो ये है कि आपको हमेशा शेयर में नहीं बल्कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, ये छोटी सी लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है। अब अगर मैं बात करता हूं, मैं किसी भी इन्वेस्टर से अगर मैं बात करता हूं, बहुत इन्वेस्टर से मैं मिलता हूं, तो उनसे जब भी मैं पूछता हूं जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं कि आप किसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो बोलते हैं कि मैं एबीसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। तो दोस्तों जब आप कभी भी ऐसे बोलते हैं कि आप शेयर एबीसी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, इसका मतलब है कि आपने उस कंपनी को अच्छी तरीके से नहीं जाना है। जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, जब भी हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो उससे सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर शेयर को बाय नहीं कर रहे, बल्कि आप किसी एक कंपनी की ओनरशिप में अपना हिस्सा खरीद रहे हो। तो अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते टाइम ये सोचेंगे, किसी भी शेयर को बाय करते टाइम ये सोचेंगे कि जिस कंपनी का वो शेयर है आप उसके ओनर बनने जा रहे हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक कंपनी की, मान लो कंपनी एबीसी, आपको लगा कि एक टाइम पे इसका शेयर प्राइस 100 रुपीज पे ट्रेड करता था, आज मुझे इसका शेयर 50 रुपए में मिल रहा है, तो मुझे इसका शेयर खरीद लेना चाहिए। तो क्या आप इसको इन्वेस्टिंग मानेंगे? नहीं, मैं इसको स्पेकुलेशन मानूंगा कि आपने सिर्फ प्राइस देख के डिसाइड कर लिया कि आपको उसका शेयर खरीदना है नहीं खरीदना। अगर अब यहाँ पे कोई अच्छा इन्वेस्टर होता है तो वो सबसे पहले देखेगा कि जब वो पर्टिकुलर कंपनी का शेयर 100 रुपीज में था, तब उसका बिजनेस कैसे ऑपरेट कर रहा था, उसका प्रॉफिट कैसा था, उसका रेवेन्यू कैसा था, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा था, उसके ऊपर डेट लेवल कैसा था, इसके अलावा कंपनी का कैश फ्लो कैसा था। वो इन सब चीजों को एनालाइज करेगा, और एनालिसिस करने के बाद अब वो देखेगा कि अभी कंपनी का शेयर प्राइस 50 पे ट्रेड कर रहा है, तो आज के केस में कंपनी का बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो क्या 50 रुपए पे आने के पीछे क्या इसके बिजनेस में कुछ चेंज आया है, इसकी ओवरऑल इंडस्ट्री में कोई चेंज आया है, या कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई ना कोई चेंज आया है। तो अगर उसको लगेगा कि नहीं इसके बिजनेस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, इसके प्रॉफिट्स में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, इसके मार्जिन में कोई चेंज नहीं आया, और इसके जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स हैं आने वाले टाइम में एक्सपेंशन के, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इसका शेयर प्राइस 100 से 50 पे आ गया है, तो मुझे इस कंपनी की ओनरशिप खरीद लेनी चाहिए। और इसके अलावा वो ये सोचेगा कि अगर मैं पहले 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करके एक शेयर की ओनरशिप खरीदता, आज मुझे 100 रुपए इन्वेस्ट करके 2 शेयर की ओनरशिप मिलेगी। तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी शेयर के अंदर, तो सबसे पहले ये सोचें कि उसका बिजनेस क्या है, आप उसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। बिजनेस की अगर बात करूं तो आपको पूरा एंड टू एंड समझ में आना चाहिए कि वो कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी को क्या रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और आने वाले 5 या 10 सालों में कंपनी अपने आप का एक्सपेंशन करने के बारे में कैसा सोच रही है। जब आप इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दे लेंगे, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। और दोस्तों जब भी आप एक अच्छा बिजनेस समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे,
तो आपके लॉस बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका 100% प्रॉफिट ही होगा ये सब चीजें समझने के बाद, लेकिन नहीं, अगर अभी आपका प्रॉफिट बनाने के चांसेस सिर्फ 50% है, तो अगर आप बिजनेस को समझ के इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचने लगोगे तो आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस 50% से तो मिनिमम बढ़ ही जाएंगे किसी भी तरीके से। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड पिलर के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके कुछ समझाना चाहता हूं। अब मान लो कि मैं एक लोकेलिटी में रहता हूं जहां पे मुझे लगा कि अगर आप एक किराना की दुकान खोल लोगे तो उसका बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है आने वाले दिनों में। तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आके आप अपनी दुकान खोल लो, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिमांड काफी बढ़ चुकी है और यहाँ पे बहुत कम ऐसी दुकानें हैं जो इस पर्टिकुलर चीज को सप्लाई करती हैं। तो आप क्या सोचोगे? सबसे पहले आप सोचोगे कि मैं वहां पे दुकान खोलूंगा, उसके बाद मुझे सेटअप करने में 6 महीना लग जाएगा, 6 महीने के बाद कम से कम 1 साल के बाद आप प्रॉफिट के बारे में सोचना शुरू करोगे। उसके बाद जब आपकी एक दुकान बहुत अच्छे तरीके से सेटअप हो जाएगी तब आपका एक अच्छे तरीके से प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। लेकिन ये पूरी प्रोसेस में थोड़ा लंबा टाइम तो लगेगा, आपको कुछ ना कुछ तो वेट करनी ही पड़ेगी। तो मिनिमम 1 या 2 या 3 साल के बाद आपका बिजनेस अच्छे से सेटअप हो पाएगा। तो दोस्तों जब आप एक छोटी सी दुकान खोलते टाइम भी ये सोचते हो कि मुझे इसको सेटअप करने में और एक अच्छा प्रॉफिट कमाने में मिनिमम 2 से 3 साल लग जाएंगे, तो जब आप बड़े बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तब आप लॉन्गर टर्म के बारे में क्यों नहीं सोचते? तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहता था कि अगर आप कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जैसे कि पहले वर्ड में मैंने आपको समझाया था कि यू शुड इन्वेस्ट इन बिजनेस नॉट इन शेयर्स। तो अगर आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस बिजनेस को इवॉल्व होने में, उस बिजनेस को एक्सपेंशन होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अगर मैं थोड़े से टाइम की बात करूं तो मिनिमम 5 से 10 साल के लिए अगर आप एक अच्छे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके जो प्रॉफिट बनाने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करूं बहुत से इन्वेस्टर्स की जो बहुत बार ये गलती करते हैं कि वो एक कंपनी को बाय कर लेते हैं, एक बिजनेस को बाय कर लेते हैं, उसमें बाय करने के बाद, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब शेयर थोड़ा सा नीचे आता है तो उसको सेल कर देते हैं और उसके बाद बहुत छोटे छोटे टाइम में या तो प्रॉफिट बुक करते रहते हैं या उस पर्टिकुलर शेयर को बेचते रहते हैं और कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो अगर हम पहले और दूसरे पिलर्स को बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन करके देखें तो अगर आप एक अच्छे बिजनेस को चूज करते हो और उस बिजनेस को एक्सपेंशन होने में 5 से 10 साल लगेंगे, 5 से 10 साल में वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है। तो अगर आप उस पर्टिकुलर बिजनेस में अभी इन्वेस्टमेंट करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो शेयर मार्केट में अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पिलर की फिर से अगर मैं बात करूं, तो हमेशा आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए शेयर मार्केट में, मैं शेयर मार्केट नहीं बोलूंगा, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए किसी भी बिजनेस में तो कम से कम आपको लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि आप उस कंपनी को टाइम दें कि जो उसकी मैनेजमेंट ने बोला था कि आने वाले टाइम में वो कंपनी एक्सपेंशन करेगी, तो क्या वो कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, नहीं एक्सपेंशन कर रही। तो दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, लेकिन एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह आपको उसके हर क्वार्टर का रिजल्ट देखना है, हर उसकी न्यूज पे ध्यान देना है, ताकि आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे कि उस कंपनी में क्या हो रहा है। तो आपको जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का स्टॉक मार्केट में वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं तीसरे पिलर की, तो तीसरा पिलर बोलता है कि ऑलवेज हैव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब आप एज ए इन्वेस्टर ये जानना चाहेंगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। तो दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में जिन्होंने सबसे पहले बात की थी तो उनका नाम था ग्रैम। तो जो ग्रैम थे वो वॉरेन बफे के गुरु थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में बताया था और बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो दोस्तों अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में आपको बताना स्टार्ट करूं, तो दोस्तों अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे काम करता है, तो मान लो एक पर्टिकुलर नदी है और नदी के ऊपर एक ब्रिज को बनाना है और वो ब्रिज बनाने के लिए आपको बोला गया है कि करंटली जो उसके ऊपर लोड निकलेगा वो 10 मिलियन टन का निकलेगा। तो 10 मिलियन टन के लिए आपको पर्टिकुलर लोड के लिए आपको उस पर्टिकुलर ब्रिज को बनाना है। तो आप क्या करोगे? तो क्या आप जो पूरा एस्टिमेट करोगे उस लोड के लिए करोगे, उससे ज्यादा लोड के लिए करोगे? तो जब भी ऐसा कोई ब्रिज बनाया जाता है तो अभी अगर उसका करंट लोड 10 का है तो जो आप ब्रिज की प्लानिंग करते हो 20 या 30 की करते हो, 2 या 3 गुना ज्यादा, ताकि अभी का जो लोड है उसको आप एक अच्छे तरीके से अकोमोडेट कर सको उस पर्टिकुलर ब्रिज के ऊपर। तो इसको बोलते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि अभी का जो लोड है उसके लिए आप एक मार्जिन लेके चल रहे हो ताकि कल को अगर वो बढ़ जाता है तो आपको वहां पे कुछ नुकसान नहीं होगा, उस पर्टिकुलर लोड को वो पर्टिकुलर ब्रिज कैटर कर पाएगा। वैसे अगर हम इन्वेस्टमेंट की दुनिया की बात करें, अगर हम शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो जिस भी प्राइस पे आप पर्टिकुलर शेयर को खरीदते हो तो उससे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना चाहिए। अब हम शेयर मार्केट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो दोस्तों जब भी हम किसी के शेयर प्राइस की बात करते हैं, मान लो एक कंपनी है, कंपनी ABC, वो करंटली 100 रुपीज पे ट्रेड कर रही है,
तो एज ए इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि उसका अभी का प्राइस तो 100 रुपीज है, लेकिन जब आप उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, आप उसके बिजनेस को जब समझना स्टार्ट करते हो, बिजनेस समझने के बाद आप देखते हो कि उसका कैश फ्लो कैसा है, आप उसका देखते हो प्रॉफिट कैसा है, ये सब चीजें देखने के बाद उसको आप उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करते हो, जिसके बाद आपको लगता है कि इसका प्राइस 100 नहीं 80 होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू। तो दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके भी होते हैं, लेकिन अगर एक बहुत नॉर्मल इन्वेस्टर है जिसको बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती, तो उसको समझना चाहिए कि जो करंट प्राइस है उससे कितना प्राइस नीचे होना चाहिए जहां पे उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मान लो कि इसका शेयर प्राइस अभी 100 रुपीज का था, आपको 80 रुपीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो जब वो 80 रुपीज पे आएगा आप वहां पे तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, आपको 20 रुपए का मार्जिन मिल जाता है, जो आपको अपने लॉस थोड़े कम करने में हेल्प करता है, और अगर आपको थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको उसमें भी उसका हेल्प मिल जाता है। तो जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की स्टॉक मार्केट में, तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपके हिसाब से प्राइस कौन सा सही है। आपने सोचा कि इसका प्राइस अगर 100 पे चल रहा है तो आप इसको सिर्फ 90 पे ही बाय करेंगे। अगर आप वहां पे 90 पे ही बाय करेंगे तो वो 10 रुपए का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो आपके लिए एज ए इन्वेस्टर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों अगर मैं फोर्थ पिलर की बात करूं तो उसका नाम है एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी, कि आपको अपने पैसे को अलग अलग एसेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कैसे एलोकेट करना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि आपको डेट में 20% करना चाहिए, इक्विटी में 60% करना चाहिए और 20% कहीं और करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बता सकता, क्योंकि किसी का फॉर्मूला आपके लिए सही नहीं हो सकता। हर इन्वेस्टर का एक अलग रिस्क होता है और रिस्क के अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर अपने जो एसेट हैं उनमें अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। अब आपको खुद के रिस्क के बारे में कैसे पता हो सकता है, तो दोस्तों रिस्क बताता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके नीचे जाने के चांसेस कितने हैं। अब मान लो कि मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरा पैसा बहुत ज्यादा नीचे जाए, तो जो मेरा एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी होगा बहुत ज्यादा अलग होगा। उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं लिक्विड फंड में बहुत ज्यादा पैसा रखूंगा ताकि वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता है, वहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। मैं डेट फंड में थोड़ा सा पैसा ज्यादा रखूंगा और इक्विटी में थोड़ा कम पैसा रखूंगा। अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो मेरा ज्यादा पैसा लार्ज कैप में रहेगा, स्मॉल कैप और मिड कैप में मैं कम पैसा डालूंगा। वहीं पे अगर मैं एक ऐसे इन्वेस्टर की बात करता हूं जो बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत क्लियर होना चाहिए आपके लिए कि अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको ज्यादा रिस्क भी लेना ही पड़ेगा, और ज्यादा रिस्क लेने के लिए आपका एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होगा। आपको ऐसे एसेट्स में एलोकेट करना पड़ेगा जहां पे रिस्क भी ज्यादा होगा और रिवॉर्ड मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। अगर मैं इक्विटी की बात करूं, जो जो ऐसा एसेट क्लास होता है जहां पे रिस्क ज्यादा होता है लेकिन रिवॉर्ड मिलने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इक्विटी के अंदर की बात करूं कि अगर आपको रिस्क ज्यादा लेना है और आपका रिवॉर्ड के चांसेस भी ज्यादा होने चाहिए, तो आपको स्मॉल कैप के लिए जाना चाहिए। तो आप थोड़ा पैसा स्मॉल कैप में डालोगे, स्मॉल कैप के बाद आप थोड़ा सा मिड कैप में डालोगे और थोड़ा सा आप लार्ज कैप में डालोगे। और आपको एज ए इन्वेस्टर किसी के पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को देख के रेप्लिकेट करने का ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उनका एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी है उनके रिस्क के हिसाब से है, आपका रिस्क अलग होगा। तो आपको जो एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी आपको उनसे बिल्कुल अलग तरीके से बनानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ फिफ्थ और लास्ट पिलर की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड में और जिसके बारे में शायद मैं हर 5 में से एक वीडियो में जरूर बात करता हूँ, और इसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन। अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में आपको फिर से बताऊं तो आपको सारा पैसा अपना एक एसेट में इन्वेस्टेड नहीं रखना चाहिए, आपको उसका डाइवर्सिफिकेशन करके रखना चाहिए। अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं तो डाइवर्सिफिकेशन आप एसेट क्लास लेवल पे भी कर सकते हो और एक पर्टिकुलर एसेट के अंदर भी आप डाइवर्सिफिकेशन का फायदा उठा सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं। तो दोस्तों एसेट लेवल में आप डाइवर्सिफिकेशन इस तरीके से कर सकते हो कि अगर आपने एक पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्टमेंट किया और उस पर्टिकुलर एसेट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा तो आपका नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देने का ट्राई करता हूं कि मान लो आपने अपना 60% पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दिया। स्टॉक मार्केट में डालने की बात करूं तो आपने अलग अलग लार्ज मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में डाल के छोड़ दिया। इसके बाद आपने 20% अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया, जहां पे आपने डेट म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट रखा। तो यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिल गया। जैसे कि आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हुआ, इसके अलावा आपका डेट में भी इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन इसके बाद भी आपका 20% पैसा बच गया जिसको आपको अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो उसके लिए अगर आप एसेट क्लास में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो तो आपने थोड़ा सा पैसा अपना रियल एस्टेट में डाल दिया, थोड़ा सा पैसा आपने गोल्ड में डाल दिया, क्योंकि दोस्तों गोल्ड बहुत बार एक हेज की तरह एक्ट करता है। जैसे कि आपको पता है जब कोरोना वायरस आना स्टार्ट हुआ था,
अगर आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता तो वो पूरा नीचे आ गया होता कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन करके थोड़ा गोल्ड में भी पैसा डाला होता तो वो काफी ऊपर चला गया होता। तो यहाँ पे ये फायदा ये रहता है डाइवर्सिफिकेशन का कि अगर एक एसेट क्लास नीचे जाती है तो दूसरी एसेट क्लास ऊपर को चली जाती है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि आपने एसेट क्लास में डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, अब आप एक एसेट के अंदर भी कैसे अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं डेट म्यूचुअल फंड की ही बात करूं कि अगर आप डेट में इन्वेस्टमेंट करने वाले थे तो इसके अंदर भी आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों डेट म्यूचुअल फंड में आप कैसे अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ पैसा लिक्विड फंड में रख लें, कुछ पैसा लो ड्यूरेशन में रखें और कुछ पैसा लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में रख लें, जिससे आपका क्या होगा कि पैसा डेट म्यूचुअल फंड के अंदर भी डाइवर्सिफाई होकर पड़ा रहेगा। इसके अलावा अगर मैं इक्विटी क्लास की बात करूं तो इक्विटी क्लास में तो आपको पता ही है कि आप डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा पैसा मिड कैप में डालिए, स्मॉल कैप में डालिए और लार्ज कैप में डालिए, अपने रिस्क के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। अब दोस्तों आपने डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोच लिया, अब वापस से मैं बात करता हूं 4 पिलर की, जहां पे था एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी। तो दोनों बहुत ज्यादा लिंक हो जाते हैं जब भी हम डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क की बात करते हैं। आप अपने रिस्क के हिसाब से देखते हैं कि आपको डाइवर्सिफिकेशन कैसा करना है और उसके बाद आप अपने एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी के ऊपर ध्यान देके अपने पूरे पैसे को अलग अलग एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि आपको रिटर्न भी अच्छी मिले, आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा भी मिले और आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमने प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाई थी, ताकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें होती हैं जो सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट करते टाइम उनके ऊपर बहुत थोड़ा सा फोकस कर दें तो आपके रिटर्न बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके लॉस लेने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आने वाले दिनों में हमें कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो करनी चाहिए। अगर दोस्तों अगर आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो #AskGrow लिख के हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।